कमी है। नहीं, मैथिली ठाकुर का नाम तो यूं ही चला दिया गया है, क्योंकि मैथिली ठाकुर का ऐसा भी नहीं है कि पहली बार में ही उनको एक तो विधायक बना दिया गया, पार्टी ने उनको विधायक बना और अब मंत्रिमंडल में भी शामिल करवा देगी भारतीय जनता पार्टी। ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि उनसे ज्यादा मैच्योर लोग और भी पार्टी के अंदर मौजूद हैं। और अगर मैथिली ठाकुर को बना दिया जाता है तब तो फिर इसका मतलब है कि नाराजगी बढ़ेगी, भले चाहे वो प्रधानमंत्री चले जाएं या गृह मंत्री चले जाएं, लेकिन वो नाराजगी तो बढ़ेगी कि अगर आप नए लोगों को शामिल कराते हैं और उनको मंत्री पद दे देते हैं, तो जो कार्यकर्ता इतने दिनों तक आपके लिए काम कर रहा है, आपकी लड़ाई लड़ रहा है, उसको क्या मिला फिर? देखिए, बगावत तो कोई नहीं करेगा, कोई इस स्थिति में नहीं है। बगावत करने का मादा, वो भी बीजेपी और जेडीयू में बगावत करने का मादा किसी को नहीं है, क्योंकि पब्लिक का मैंडेट है इतना ज्यादा बीजेपी के लिए और जेडीयू के लिए, कोई हिम्मत नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि बीजेपी के लिए मैं इसलिए बोला कि बीजेपी कभी कभी एक नया प्रयोग भी कर देती, कुछ परंपरागत और कुछ नया, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बीजेपी से एक दो नए हो सकते। लेकिन जहां तक जेडीयू की बात है, वही श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, निशित सिंह, मदन सहनी, सुनील कुमार और मोहम्मद जमा खान, इनका नाम सामने आ रहा है और मुझे लगता है कुल मिला जुला के यही रहेंगे। और बीजेपी में भी वही सब है, पुराने एक दो नए हो जाए, क्योंकि फॉर्मेशन जो है, देखिए संवैधानिक रूप से 30 ही मंत्री बनाए जा सकते हैं बिहार, कैबिनेट मंत्री जो है 36। हाँ, टोटल 36, 243 है ना, तो हाँ, तो 36 के आसपास बन सकते हैं। ठीक है, 15% होता है, जितने संख्या विधायकों की उसका 15% होता है, तो 36 बनाए जा सकते हैं। तो अब देखते हैं 12, 16, 13 क्या फार्मूला बनता है। लेकिन कहा यह जा रहा है, देखिए सबसे बड़ी बात यह कही जा रही है कि 5 या 6 मंत्रियों की सीट खाली रखी जाएगी। हाँ, 6 सीट खाली रखने की चर्चा है। हाँ, तो अगर 36 मंत्री में अभी देखिए जेडीयू से ले लें, मतलब 12-12 अगर देख ले, बीजेपी जेडीयू से और लोजपा से हम आरएलएम से मंत्री, तो उसके बाद भी मंत्री पद खाली रहता है। इसके पीछे यह कहा जा रहा है, मंत्री पद खाली रखने के पीछे, कि कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश होगी, या होगी क्या, हो सकता है वो प्लान तैयार हो। उसके पीछे यह है, बीजेपी की यह सोच है कि कोई दूसरा फॉर्मेशन या स्टार्ट ना हो सरकार बनाने का, मतलब वो टेबल दूसरी तरफ ऐसा ना हो कि किसी एक के जाने से सरकार जो है वो बदल जाए। तो उसकी संभावना को खत्म करने के लिए 5 हो 6 हो मंत्री पद खाली, अगर ऐसा होता है, तब तो संजीव जी कि भारतीय जनता पार्टी में उधर से जो मुस्लिम विधायक हैं वो भी शामिल होंगे, और भारतीय जनता पार्टी में अभी तो कोई मुस्लिम विधायक नहीं है। यहां तो छोड़िए, कहीं नहीं है अभी, बिहार में तो छोड़ दीजिए, किसी भी राज्य में नहीं है। नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे कुशवाहा विधायक जो हैं, जो आरजेडी से कुछ कुशवाहा विधायक है, वो सीधा सम्राट चौधरी के संपर्क में, क्योंकि कुशवाहा समाज के लिए एक ऐतिहासिक पल है। और जो अभय कुशवाहा जो आंख के तारे हैं तेजस्वी के, वो जिस तरह से मिले हैं जाके सम्राट चौधरी से, वो कोई भी देख सकता है, जाए सम्राट चौधरी के पेज पे देख ले। बाकी सुरेंद्र कुशवाहा कांग्रेस के, तो उन्होंने तो एक तरह साथ दे ही दिया है। बाकी अभिषेक रंजन, 3 तो ऑलरेडी जो है वो, एक मनोज विश्वास फारबिसगंज वाले और एक फैजल रहमान ढाका वाले, उन सब तो ऑलरेडी बगावत कर चुके हैं वो अपनी अपनी पार्टियों से। इसीलिए तो राज्यसभा में जा नहीं सके अमरिंदरधारी सिंह, उनकी मतलब वो तो बगावत हो चुकी है। लेकिन मजबूरी है आरजेडी की, अगर वो अपने तरफ से एक विधायक को अगर बर्खास्त करते हैं या हटाते हैं, तो विपक्षी नेता का पद चला जाएगा। हाँ, तो कैबिनेट मंत्री का प्रोफाइल चला जाएगा, तो आवास के कमरों की संख्या घट जाएगी, लैन की संख्या घट जाएगी, वो जो पार्क मिलता है उसकी संख्या घट जाएगी। एक कैबिनेट मंत्री का प्रोफाइल जो है वो अपने हाथ से वो जाने नहीं देना चाहते। लेकिन जब फैजल रहमान, उसके बाद कई सारी कमिटियों में, जो विधायक दल के कमिटियां होती, संसदीय समितियां, उसमें उनको मौका मिला है, और वो जिस तरह से कोजी नजर आते हैं बीजेपी जेडीयू के साथ, तो ठीक है, वो चले जाएंगे और उनकी सदस्यता हटेगी भी नहीं फिलहाल। यानी कि अब ये कहें संजीव जी कि असम से लेकर और यूपी तक हर तरफ भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता ही मुख्यमंत्री होंगे। आप देखिए कि वहां भी हेमंता बिश्व शर्मा तय ही है,
शुभेंदु अधिकारी बंगाल में वो भी लगभग तय ही है, सम्राट चौधरी और इधर योगी आदित्यनाथ। यानी कि भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाह रही है? क्या ये सुदूर पूर्व से लेकर सुदूर पश्चिम तक जो है वो क्या फायर ब्रांड लोगों को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए सोच रही है क्या? नहीं, देखिए, कहा जाता है कि मैं इसमें दूसरे तरह से इसकी व्याख्या करूंगा। देखिए, कहा जाता है कि अकड़ जो है मुर्दों की निशानी होती है। और तुलसीदास जी ने कहा था कि जीभ जो होता है वो सबसे लचीला होता है, और दांत सबसे मजबूत होता है। दांत जो है सबसे एनामेल जो है, दांत बहुत जल्दी टूट जाता है, 50-60 साल में। जीभ जो है मरते दम तक साथ देता है। अब आपने बोला तो मैं विश्लेषण कर देता हूं कि असम के हिमंता दा वो कांग्रेस से आए और उसको मुख्यमंत्री बनाया उनको। सम्राट चौधरी जी आरजेडी में रहे, जेडीयू में भी रहे, बीजेपी में, उनको मुख्यमंत्री बनाया। और शुभेंदु अधिकारी वो जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं बंगाल में, वो टीएमसी से आए। उनका परिवार टीएमसी ममता जी के बहुत करीब था। शिशिर अधिकारी जो उनके पिताजी हैं, बहुत करीबी संबंध था। तो इसको कहते हैं लचीलापन। तो वो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पॉपुलर है या अनपॉपुलर है तभी वो उस पद पे हैं, लेकिन जिस तरह का लचीलापन बीजेपी दिखा रही है, और इसीलिए बीजेपी का विस्तार हो रहा है कि आपको भारत जैसा एक देश जो है ना, वो आप पूरा यूरोप मिला देंगे ना, अलग अलग देश, तो उतना बड़ा भारत, उतना बड़ा भारत, तो उस पे अपनी सत्ता कायम रखने के लिए लचीलापन की जरूरत। लेकिन देखिए, चाहे तेजस्वी हो चाहे अखिलेश हो, ये तो एक दूसरी जाति तक को नहीं संभाल पाते। दूसरे पार्टी के नेता को तो आप छोड़ दीजिए, ये आप अपने परिवार को नहीं संभाल पाते। छोड़ दीजिए ना दूसरी पार्टी, दूसरी जाति, एक सामाजिक समीकरण बनाना वो तो बहुत दूर की बात है, इनसे परिवार नहीं संभल रहा है। तो मैंने यही बोला कि लचीलापन जितना रखेगी पार्टी, चलिए, और लचीलापन हर स्तर पे, प्रशासनिक स्तर पे, यानी आम आदमी को ज्यादा सुविधाएं मिले, पुलिसिया जुल्म ना हो, डिसीजन जल्दी जल्दी लिए जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी जिसको कहते हैं ना एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यही विकास का मूल मंत्र है। टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, और वो लचीलापन सब चीजों के लिए, आप कितना टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं गवर्नेंस में, कितना इजी करते हैं लोगों के लिए, वो उस, और लीडरशिप के भी स्तर पर आपको लचीलापन दिखा। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल देखने वाली बात होगी कि कल आखिर मंत्रिमंडल के विस्तार में कौन कौन से मंत्री पद की शपथ लेते हैं, कौन कौन से नेता, और किनको क्या पोर्टफोलियो मिलता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। मंत्री तो बनेंगे ही, लेकिन उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो पोर्टफोलियो का है कि किसके खाते में क्या जाता है, क्या उस सब पर सहमति बन गई है, ये बस कल के बाद पता चल जाएगा। जो दर्शक अभी तक बने हुए हमारे साथ, इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आपको क्या लगता है कि कौन कौन से मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, कौन नेता, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्यूबाइव के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।